हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो ये आर्टिकल जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से 10 अक्टूबर का है, बट कुछ रीज़न की वजह से ये मैं इसको रिकॉर्ड कर नहीं पाई, तो आज 13 अक्टूबर को ये आपको मिल जाए। बात करते हैं 10 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के टॉपिक की। तो नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर के बारे में जानेंगे, साथ में इंडिया ने जो यूके के साथ डील की है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, और कुछ और आर्टिकल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला डिस्कशन। सबसे पहले हम करेंगे इस डिस्कशन की कोट। ओके, तो हम हमेशा एक कोट करते हैं स्टार्टिंग में। तो ये कहती है, आस्क यूर सेल्फ इफ वट यू आर डूइंग टूडे इज गेटिंग यू क्लोजर वेयर यू वॉन्ट टू बी टुमारो। तो इसका मीन है कि खुद से पूछो कि आज तुम जो कर रहे हो वो क्या तुम्हें कल जहां तुम पहुंचना चाहते हो उसके करीब ले जा रहा है। तो ये कोट आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कोट आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये चल क्यों नहीं रहा पेन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि हर दिन अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेते हो, चाहे वो पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज या टाइम वेस्ट करना ही क्यों ना हो, उन सब का असर हमारे फ्यूचर पर क्या होगा, हमारे फ्यूचर पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं जो आज कर रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर गोल्स के लिए हेल्पफुल है? अगर हाँ तो आप सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्टूडेंट लाइफ की, ठीक है, तो स्टूडेंट का गोल क्या है कि मुझे इंजीनियर बनना है, बट दिन भर वो फोन चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा। तो सोचने वाली बात यही है, क्या आज उसका ये काम कल उसको इंजीनियर बना सकेगा? तो आंसर डायरेक्टली है नहीं। सो यू नीड टू स्टडी मोर एंड वेस्ट लेस टाइम। इसी के साथ अगर हम फिटनेस की बात करें, किसी को अगर फिट होना है, हेल्दी होना है, तो वो दिन भर जंक फूड खा रहा है, तो एक्सरसाइज स्किप कर रहा है। तो इस सोचने वाली बात ये है, क्या ये उसको हेल्दी बनाएगा? आंसर इज नो। सो यू मस्ट चेंज दी हैबिट्स। ओके, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो ये जो कोट है हमें सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, उसके साथ गोल को कैसे सेट करना है, सेल्फ अवेयर कैसे रहना है, इसके बारे में बताता है। तो इट मोटिवेट यू टू इवेलुएट योर डेली एक्शंस एंड सी इफ दे मैच योर ड्रीम्स। ओके, इवेलुएट करो अपने आप को डेली एक्शन पर, क्या आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो कल क्या मेरा अच्छा बनाएगा या नहीं। ओके, तो आई होप आपको आज की कोट अच्छी लगी और आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो मूव करते हैं हमारी आज की लेक की तरफ, विच इज अ नैनीताल लेक। ओके, तो नैनीताल लेक को नैनी लेक भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में स्थित है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है टाउन नैनीताल की। ओके, ये मैन मेड नहीं है। ये जो लेक है वो टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी है, यानी कि अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनके टकराव से जो एरिया बना है उसकी वजह से बनी है। स्टार्टिंग में ये सर्कुलर थी, बट लैंडस्लाइड ट्रांसफॉर्म के बाद इसकी जो शेप है क्रिसेंट यानी कि आई शेप्ड हो गई है। ओके, ऐसे करके। तो इसकी लेंथ जो है वो 1432 मीटर है। इसकी विथ जो है 457 मीटर है। एरिया की बात करें तो इसने टोटल एरिया कितना कवर कर रखा है, 48.76 हेक्टर्स। डेप्थ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसकी 30.3 मीटर डेप्थ है, डूंगाई, ठीक है। एलिवेशन की बात करें कि सी लेवल से इसकी कितनी हाइट है, तो 1938 मीटर्स तक। ओके, तो सराउंडिंग की बात करें तो इसके लेक के सराउंड में हिल्स है, जहां पर आपको नैनी पीक मिल जाएगी नॉर्थ वेस्ट में, टिफिन टॉप मिल जाएगा साउथ वेस्ट में, और स्नो कैप पीक्स मिल जाएंगी बाकी की डायरेक्शन में। और इनमें से दो लेक्स के जो एंड में पड़ती हैं हिल्स, एक है मालीताल,
ठीक है, नॉर्थ एंड पर और साउथ एंड पर ताली ताल है और इनके बीच ब्रिज है दांत ब्रिज, जहां पर एक पोस्ट ऑफिस और एक स्टैचू बना हुआ है गांधी जी का। ओके, मिथोलॉजिकल और हिस्ट्री की बात करें तो माना जाता है कि नैनी लेक जो है वो ओरिजिनली बनाई गई थी त्रिऋषि सरोवर के द्वारा, यानी कि इसको लेक ऑफ थ्री सेजेस भी बोला जाता है। वो सेजेस कौन थे? अत्रि, पुलास्त्य और पुलाहा। ठीक है, अनदर लेजेंड रिलेट इसको हिंदू गॉडेस के नाम से भी, जब सती जी के जो पार्ट्स किए गए थे उनमें से ये बोला गया है कि उनकी जो आंख है, उनका नैना है जो, वो वहां पर स्पॉट किया गया था, यानी कि नैना देवी टेम्पल के नियर लेक इस तरह से बनी थी। और इसको डिस्कवर किया गया था इंग्लिशमैन मिस्टर पी बैरोन के द्वारा 1839 में। ठीक है, और इसको अपीयर्ड किया गया 1841 में। ओके, तो मेजर जो चीज़ें हैं टूरिस्ट यूज़ के लिए, यहाँ पर एक अट्रैक्शन का हब बना हुआ है। यहाँ पर बोटिंग होती है, रो बोट्स चलती हैं, पैडल बोट्स चलाई जाती हैं, यार्ड्स भी चलते हैं। ओके, यहाँ पर यार्ड्स के इवेंट भी होते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर माल रोड है, यहाँ पर विजिटर इंजॉय करते हैं, वॉक को, शॉपिंग करते हैं और यहाँ का व्यू देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात करें, जब विजिटर यहाँ पर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि पानी का लेवल कम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, एरिया जो है वो कम हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाय नेचुरल भी चीजें हो रही हैं और बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी अफेक्ट कर रहा है इस लेक को। नेचुरल तो आप समझ सकते हो कुदरती, बट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होता है जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको आज की जो लेक है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द इंडिया इंक्स पाउंड 350 मिलियन डील विद यूके टू बाय मिसाइल्स। तो यहाँ पर इंडिया ने साइन की है पाउंड 350 मिलियन डिफेंस डील यूके के साथ। साथ में ही एक कोलैबोरेशन किया है नेवल इंजन के साथ। ओके, और इंडियन फर्म ने भी पाउंड 1.3 बिलियन जो है यूके में इन्वेस्ट करने की बोला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस के एग्जाम के साथ कहाँ कनेक्ट हो सकता है। तो ये जीएस पेपर 2 के साथ आपके इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 के साथ डिफेंस एंड इकोनॉमी के साथ रेलिवेंट होगा। ओके, और आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक भी हो सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं कि इंडिया यूके की डिफेंस डील क्या है। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कितनी डील की है? पाउंड 350 डील की है अप्रोक्सीमेटली, जिसकी वैल्यू 3700 करोड़ हो जाती है। ओके, और इस डील के तहत इंडिया ने लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल खरीदने का बोला है। ओके, खरीदेंगे ये मिसाइल। यूके के कहाँ बनती है? बेलफास्ट में मैन्युफैक्चर होती है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इंडिया की जो शॉर्ट रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी को ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा। ओके, और दोनों देशों के बीच जो डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है उसको और डीपन करेगा। और ब्रॉडर कोलैबोरेशन की बात करें, मिसाइल डील के साथ साथ दोनों कंट्री ने इलेक्ट्रिक पावर इंजन जो नेवल शिप के लिए है उसके लिए कोलैबोरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। ये एक ग्रीन डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके लिए एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसमें पहला फेज जो है वो पाउंड 250 मिलियन का होगा। तो अब बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूके की। तो न्यू वेव ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट में लगभग 64 इंडियन कंपनीज फर्म ने यूके में 1.3 पाउंड बिलियन तक इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट दी है, यानी कि ये रकम जो होती है 15,430 करोड़ तक होती है। ओके, और इससे 7,000 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी यूके में। अब बात करते हैं इंडियन कंपनीज की कि इंडियन कंपनीज कौन कौन सी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले टीवीएस मोटर, जिसने
पाउंड 250 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट दी है नॉर्टन मोटरसाइकिल को एक्सपेंड करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने के लिए। साथ में ही साइंट जो पाउंड 100 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट देता है, जहां पर सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और मोबिलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात की गई है और साथ में इसके साथ 300 जॉब्स क्या होंगी, क्रिएट्स होंगी। उसके बाद मुथूट फाइनेंस यूके लिमिटेड ने पाउंड 100 मिलियन यानी कि अपना ब्रांच नेटवर्क 20 लोकेशन पर एक्सपैंड करने की बात की है। हीरो मोटर्स की बात करें तो पाउंड 100 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे में वो ओवर 5 इयर्स में, जहां पर ई मोबिलिटी, ई बाईसाइकिल और एरोस्पेस डिवीजन में इन्वेस्टमेंट होगा। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होंगे इसके। ये सब इन्वेस्टमेंट इंडिया यूके के इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रेजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी ये बढ़ रही है। ओके, इसी के साथ यूके की इन्वेस्टमेंट हम बात करते हैं एजुकेशन कॉर्पोरेशन के साथ। तो एजुकेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर और सुरे यूनिवर्सिटी ने इंडिया में कैंपस को ओपन करने की अप्रूवल मिल गई है। ओके, ये स्टेप इंडियन स्टूडेंट के लिए एक हायर एजुकेशन एक्सेस को और इजी बनाएगा। ओके, और इस सिग्निफिकेंस की बात करें इंडिया में तो अब इंडिया के स्टूडेंट को ग्लोबल लेवल की एजुकेशन जो है वो इंडिया में ही मिल जाएगी और ये इंडिया का एजुकेशन डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करेगा और हायर एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की। तो स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो ये डील जो है इंडिया के रोड मैप जो 2030 तक के अंदर आती है, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, क्लाइमेट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की बात की है। इसी के साथ डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करें तो मिसाइल डील एक ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स वेपन पार्टनरशिप का बेस क्रिएट करती है, जिससे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। इसी के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें म्यूचुअल जॉब क्रिएशन होगी। ओके, इंडिया की कंपनी का यूके में इन्वेस्टमेंट करना पोस्ट ब्रेग्जिट ब्रिटेन पर उनका कॉन्फिडेंस शो करता है। म्यूचुअल बेनिफिट, इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती है और यूके को जॉब और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सॉफ्ट पावर डायमेंशन की बात करें तो एजुकेशन और इंडस्ट्रियल लिंकेज दोनों देशों के लोगों के बीच पीपल टू पीपल टाई कनेक्ट करेगा, मजबूत बनाएगा और इंडिया की ग्लोबल इमेज एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर और रिस्पॉन्सिबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में उभर के आएगी। ओके, अब आपने ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल क्या है, कौन से यूके यूनिवर्सिटी को इंडिया में कैंपस ओपन करने की अप्रूवल मिल गई है। ओके, तो लास्ट में ये देखा जाएगा कंक्लूजन में कि जो डील की गई है पाउंड 350 मिलियन की डिफेंस डील और साथ में पाउंड 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वेव एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। ओके, जहां डिफेंस कॉर्पोरेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक्सचेंज तीनों सेक्टर में दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कमिटमेंट दिखाया है और ये इंडिया की मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां पर डिफेंस, इकोनॉमी, ठीक है, साथ में एजुकेशन को भी बूस्ट किया जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब चलते हैं नोबेल प्राइज जिनको मिला है लिटरेचर में, वो कौन है? लाज़लो, इसका आप बेसिकली नाम लाज़लो याद रखना, ठीक है। हंगेरियन मास्टर ऑफ विजनरी फिक्शन, यानी कि ये फिक्शन के मास्टर हैं लाज़लो कृष्णहोरकाई, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो ये हंगरी के नॉवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर हैं। इनका जन्म जो है वो 1954 में हुआ था, ठीक है, हंगरी में। और
हंगरी के एक बॉर्डर टाउन में हुआ था। ओके, स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने लैटिन पढ़ा, फिर लॉ के लिए और फिर लिटरेचर में शिफ्ट किए। ओके, और इनकी एजुकेशन जो है वो कहाँ हुई है, इवोट वोस लोरांड यूनिवर्सिटी में। ओके, अर्ली इन्फ्लुएंस और सेंट्रल यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन से ही इनको इन्फ्लुएंस मिला था। लिटरेरी करियर नोटेबल वर्क की बात करें तो नोबेल कमेटी ने इनको सेलेक्ट किया फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी राइटिंग, जो एपोक्लाइप्टिक टेरर के बीच आर्ट की पावर को रिअफर्म करता है। उनका राइटिंग स्टाइल काफी यूनिक है, लंबे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, साइकोलॉजिकल डेप्थ और थीम्स में डिसअपियर होप और इंड्योरेंस दिखाई देता है। और उनका पहला नॉवल जो है वो सत्तान तांगो 1985 में मॉडर्न हंगेरियन लिटरेचर का क्लासिक माना जाता है। ठीक है, तो इनकी थीम एंड लिटरेरी स्टाइल जो है आपको मैंने समझा दी है। ठीक है, कंपैरिजन टू काफ्का आर्किटेक्ट ऑफ डिसअपियर, नोबेल प्राइज कॉन्टेक्स्ट जो जिसकी वजह से इनको मिला है वो कंपेलिंग एंड विजनरी दैट रिअफर्म द पावर ऑफ आर्ट, प्रीवियस विनर डाइवर्सिटी और लिटरेचर रोल ह्यूमैनिटी में रहा है और सोशल रिफ्लेक्शन भी दिखाता है इनके लिटरेचर। तो ये था लिटरेचर में मिलने वाले पर्सन के बारे में। ठीक है, इनका नाम याद रखना लास्लो, और इनको किसके लिए मिला है तो ये रखना कंपेलिंग एंड विजनरी। ओके, ऑब्योर दैट अफर्म द पावर ऑफ आर्ट। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, हंगरी से। ठीक है, हंगरी से। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 10 अक्टूबर में जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, 10 अक्टूबर में हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इनका पर्पसेस क्या है, लोगों को मेंटल हेल्थ इशू के बारे में जागरूक करना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसे टॉपिक को ओपनली बात करने को एनकरेज करना, स्टिग्मा और शेम को तोड़ना ताकि लोग बिना डरे हेल्प ले सके, हर किसी को याद दिलाना कि मेंटल हेल्थ एक ह्यूमन राइट है। ओके, और इस बार की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। ये थीम भी आपने ध्यान में रखनी है, ये भी थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, पहली बात 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और इस टाइम 2025 की जो थीम है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। ठीक है, इनके पर्पसेस क्या हैं कि अवेयर करना है मेंटल हेल्थ इशू के रिलेटेड, मेंटल हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट करना है। ठीक है, स्टिग्मा को तोड़ना है कि लोग अपनी मेंटल इलनेस को बता सकें, और मेंटल हेल्थ एजुकेशन और वेलबींग को प्रमोट करना है। अभी इसी पर 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 10 अक्टूबर को, वही हम डिस्कस करेंगे कि इंडियाज मेंटल ह्यूमन क्राइसिस नीड फॉर ए यूनिफाइड नेशनल रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि इंडिया के मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में, जिसमें लगभग 14% पॉपुलेशन किसी न किसी मेंटल इलनेस से सफर करती है, लेकिन ज्यादा लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ये एक सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज भी है। एक तरफ नंबर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रीटमेंट गैप भी बहुत बड़ा है। अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का कॉन्टेक्स्ट भी और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन भी हुए हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड की बात करें तो मेंशन दी मेंटल हेल्थ केयर 2070। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2070 और नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 दोनों काफी प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी अभी भी वीक है। इंडिया में सीरियस मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग 80% से भी ज्यादा हैं, जिनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं ले पाते। ठीक है, मिलता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टिग्मा है, हाई कॉस्ट की वजह से। सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले लोग हैं यूथ, महिलाएं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, और डिजास्टर इफेक्टेड कम्युनिटीज होती हैं। ठीक है, वुमेन, यूथ पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन और डिजास्टर इफेक्टेड जो कम्युनिटी हैं इससे इफेक्टेड होते हैं।
ओके अब बात करते हैं इसके की इशू की कि कारण क्या है इसके। तो बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस और रोजगार की कमी सुसाइड और मेंटल डिस्ट्रेस की वजह बनते हैं। फैमिली का प्रेशर, ठीक है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट और अर्बन माइग्रेशन से भी मेंटल जो हेल्थ है वो फ्रेजाइल हो गई है। ओके अब जुडिशियल ब्रेकडाउन की बात करते हैं, ब्रेक थ्रू की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया जहां पर मेंटल हेल्थ को आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 के अंडर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। साहा गाइडलाइन के हिसाब से अब स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर पर मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना मैंडेटरी है। अगर नहीं दिए तो स्ट्रक्चरल वायलेंस माना जाएगा, ठीक है। साहा गाइडलाइंस भी ध्यान में रखना कि साहा गाइडलाइंस जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में बताती है। इसी के साथ स्टेट की अकाउंटेबिलिटी ग्रो हुई है और लीगल इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल हो गई है। गैप इन, अगर बात करें हम गैप इन इंडियन मेंटल हेल्थ सिस्टम के बारे में, तो मेंटल हेल्थ सिस्टम में मेंटल हेल्थ पर हेल्थ बजट का जो लेस होना, जैसे कि 1% ही खर्च होता है। तो वर्कफोर्स शॉर्टेज भी इसका बड़ा कारण है, जैसे फिजियोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर्स की कमी होना, रूरल और अर्बन में बहुत डिस्पैरिटी है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज भी कम है। पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें, यानी कि क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी केयर, इंटीग्रेशन इन प्राइमरी केयर। तो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और टेली फिजियोथेरेपी यानी कि साइक्रेट्री को आयुष्मान भारत और पब्लिक हेल्थ सेंटर में इंक्लूड करना चाहिए। इसी के साथ इंक्रीज्ड फाइनेंसिंग, यानी कि बजट में भी हेल्थ के रिलेटेड कम से कम 5% एलोकेट होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए। वर्कफोर्स एक्सपेंशन भी होना चाहिए, यानी कि काउंसलर्स की ट्रेनिंग अपस्केल करनी चाहिए, डिजिटल टूल यूज करने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ डाटा और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो रियल टाइम डैशबोर्ड और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। लीगल सेफगार्ड की बात करें तो फास्ट ट्रैक, यानी कि ग्रीवियंस रेड एड्रेस करने के लिए फास्ट ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होने चाहिए, मेंटल हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और टारगेटेड कैंपेन भी होने चाहिए, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, स्टिग्मा रिडक्शन, कम्युनिटी आउटरीच और रिजिलियंस प्रोग्राम स्पेशली डिजास्टर इफेक्टेड एरिया के लिए रन करने चाहिए। और स्पेशल फोकस जो है वो यूथ को देना चाहिए, वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को स्पेशल फोकस देना चाहिए। और लास्ट में हम कंक्लूजन में यही कहेंगे कि मेंटल हेल्थ को क्या इग्नोर करने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल पीस और डेवलपमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। राइट बेस्ड, इंटीग्रेटेड और वेल फंडेड मेंटल हेल्थ जो है रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, और ताकि हर सिटीजन सेफ और हेल्दी जी सके। तो आई होप कि आपको ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की डिस्कशन यहाँ तक ही था। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तब मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।